हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। जो क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं इस पर ध्यान देंगे, ठीक है, और हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। तो आज हम वैसे प्रश्न पर बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि बिहार बोर्ड के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन आज हम आप लोगों के लिए करवाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस क्लास में हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने बच्चे नए हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और हम जब भी वीडियो आपकी क्लास लें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं ध्यान देंगे और हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, और बिल्कुल ये हैंड रिटेन है, तो आप समझ सकते हैं कि हैंड रिटेन है तो ज़रूर इसमें बहुत मेहनत से लिखा गया होगा, ठीक है। काफ़ी सोच समझकर, और शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के जो दर्शन हैं वो कहाँ हो सकते हैं। तो लेखक की दृष्टि में, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के जो दर्शन है वो कहाँ हो सकते हैं। तो देखिएगा इसका स्पष्ट रूप से आंसर क्या हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा कि लेखक की दृष्टि में, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, गांव में हो सकते हैं। सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, आपको पता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी संस्कृति कृषि से जुड़ी है, मतलब पूर्वजों से, हमारे पूर्वज भी कृषि करते थे और आज भी हम लोग कृषि करते जा रहे हैं ना। तो इस कारण से हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, कृषि से जुड़ी हुई है। अतः यदि हम भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें इसके गाँव के दर्शन करने होंगे, यानी कि गाँव के दर्शन करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एक सच्चे भारत के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि गांव के दर्शन, जैसे ही आप लोग गांव जाते होंगे तो वहाँ लहलहाते खेत देखते होंगे, हरियाली देखते होंगे, ऐसा लगता है कि शहर से बेस्ट जो है वो क्या है, गांव है। तो यानी कि भारत का अगर सच्चे दर्शन करना है तो सबसे पहले गांव का दर्शन करना होगा। गांव में ही भारत माता की आत्मा का क्या होता है, निवास होता है। भारत माता की आत्मा का विकास होता है और उसका निवास होता है, ठीक है। तो कुल इस तरह से आप इसको अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं कि सच्चे भारत के, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है हमारा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। जातिवाद के जो पोषक हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवादियों का कहना है, देखिए इसका आंसर अच्छे तरीके से समझिएगा कि कितना ज़रूरी है, ठीक है, और कितना आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिएगा कि क्या है क्वेश्चन हमारा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। यानी कि जातिवाद को जो मानते हैं उसके पक्ष में क्या उसका साथ देते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, ठीक है। वर्तमान समय में पता है कि जातिवाद जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है, ठीक है। इसका अगर स्टोरी आप लोग नहीं सुने होंगे तो हमारे लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जातिवादियों का क्या कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन क्या है, बिल्कुल आवश्यक है। जाति के आधार पर काम का विभाजन बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही क्या है, दूसरा रूप है। देखिए जिस तरह से जाति के आधार पर हम लोग है ना इंसान का विभाजन करते हैं, उसी तरह से जाति के आधार पर श्रम का विभाजन भी क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। हिंदू जो धर्म है वो पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। इस कहानी में आपको हम बताए थे कि हिंदू समाज में जो है
वो ये कभी भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम चुन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है ना हिंदू परिवार के जिस भी जाति में जन्म हो जाता है वो आजीवन उसी परिवार का हो जाता है, और उस परिवार के लोग, उस जाति के लोग जो काम करते आ रहे हैं आजीवन उस बच्चे को भी वही काम करना पड़ता है। तो इस कारण से हिंदू जो समाज है इसमें पेशा का परिवर्तन, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसको आप वही काम आपको जीवन भर करना होगा, चाहे आपका जो है उससे भरण पोषण हो या ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। हिंदू जो धर्म है वो पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। परंपरागत पेशों में व्यक्ति जो है वो दक्ष हो जाता है। परंपरागत पेशों में व्यक्ति क्या हो जाता है, दक्ष हो जाता है, मतलब उसके बस में हो जाता है, वो चाहकर भी अपने आप को किसी और पेशे में नहीं डाल सकता है। ठीक है, और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक क्या कर सकता है, संपन्न कर सकता है। तो आप इसको बिल्कुल कॉपी में नोट करके और अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक जो सभ्य समाज है कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन क्या है, बिल्कुल आवश्यक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म में आप अपने पेशे का चुनाव नहीं कर सकते कि आप अपना मर्जी से कोई भी काम नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, आप जिस जाति का हैं उस जाति के लोग जो काम करते आ रहे हैं पहले से आपको वही काम करना है। ठीक है, तो उसके पक्ष में देखिए जातिवाद जो है कि जितने भी पोषक हैं मानने वाले हैं वो यही तर्क देते हैं कि आप जिस समाज में हैं उसी समाज का आपको सब कुछ मानना पड़ेगा, उसी समाज को लेकर के चलना पड़ेगा। उस समाज में जो पेशा कर रहा है, जो काम कर रहा है, आपको भी वही काम करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। सारा जो बुक है जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सबसे छांट करके हम आप लोगों के लिए लिख करके लाए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा क्या है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो नाखून मनुष्य की पशुता का प्रतीक है ना। नाखून जो है जिस तरह से पशु के नाखून होते हैं, ठीक है, उसी तरह से मनुष्य के भी नाखून हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य क्या है, पशुता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि मनुष्य भी पहले क्या था, एक पशु का रूप है। ठीक है, मनुष्य भी क्या था, पहले एक जानवर ही था, पशु ही था, धीरे धीरे इंसान में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अतः पशु के प्रतीक नाखून जब भी बढ़ते हैं तब मनुष्य उन्हें क्या करता है, काट देता है ना। जिस तरह से जानवर के नाखून बढ़ते हैं तो वो नहीं काटते, लेकिन हम क्या करते हैं, काट देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, एक सभ्य मनुष्य हैं। ठीक है, और क्या है, एक पशुता का प्रतीक है। मतलब हम पहले क्या थे, जिस तरह से पशु का नाखून बढ़ता है उसी तरह से हमारा भी नाखून बढ़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। ठीक है, वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है। तो देखिए इसको समझिएगा कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा। देखिए जब वाणी जो है बाह्य अवंडर से संपन्न होकर, ठीक है, बाह्य अवंडर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है। इसका कहने का मतलब है कि जब हमारी जो भाषा है, हमारी जो बोली है, ठीक है, अंदर से कटुता के साथ निकलता है, तब क्या करता है, राम नाम मतलब मधुर वाणी को हम क्या करते हैं, त्याग करके, है ना, एक कड़वी आवाज़ में, रुखड़ा आवाज़ में जब हम बोलते हैं तब वह विष के समान हो जाती है। मतलब जब हम वैसा बोली बोलते हैं जो दूसरे को अच्छा ना लगे, इसका मतलब है कि हम राम नाम का क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। राम नाम का त्याग करने का मतलब है कि मीठे बोली को त्याग करके आप कड़वी बोली को बोलना। ठीक है, तो जब वाणी हमारा बाह्य अवंडर से संपन्न होकर, ठीक है, राम नाम को त्याग देती है तब वह विष के क्या हो जाती है, समान हो जाती है। मतलब दूसरे को अच्छा जब नहीं लगता है हमारी लैंग्वेज तो वह विष के समान हो जाती है। उस व्यक्ति के लिए वो भाषा जो है बिल्कुल कटुता के समान हो जाता है। तो राम नाम के अतिरिक्त, है ना, अचरित ध्वनि काम, क्रोध, मद, लोभ आदि से क्या होती है, तो परिपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि जब वाणी बाह्य अवंडन से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है, यानी कि जब हम कड़वी भाषा बोलना शुरू करते हैं तब वह विष के समान हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को हमारी भाषा अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, राम नाम के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनि मतलब ऊंचा ध्वनि काम,
क्रोध, मद, लोभ आदि से क्या होती है, प्रपूर्ण होती है, क्योंकि हमारे मन में क्या होता है, लोभ होता है, क्रोध होता है, एक दूसरे के प्रति घृणा होता है। इस कारण से जब हमारी भाषा जो है विष के समान कब हो जाती है, जब कटुता के साथ हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताइएगा आपको इस क्लास आपको कितना आपके लिए हेल्पफुल लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि खोखा जो है वो किन मामलों में अपवाद था। ठीक है, खोखा किन मामलों में क्या था, अपवाद था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए खोखा जो था एक अमीर बाप का क्या था, बिगड़ैल बेटा था। ठीक है, यानी कि एक तरह से बदमाश लड़का था। उसको क्या था, बिल्कुल लाड़ प्यार से पाला गया था, क्योंकि इकलौता बेटा था। तो देखिए उसका जो अपवाद था वो किन किन मामलों में अपवाद था। खोखा लट्टू खेलने आता है। ठीक है, पड़ोस के बच्चे के साथ क्या करता है, लट्टू खेलने आता है। खोखा लट्टू खेलने आता है और लट्टू की मांग करता है। ठीक है, तो और क्या करता है, वर बराबरी का व्यवहार करता है। ठीक है, मतलब भेदभाव करता है ना। क्या बोलता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। ठीक है, मतलब उसको खेलने से क्या करता है, मना कर देता है। तथा हिचक और निडरता पूर्वक क्या करता है, टूट पड़ता है। मतलब जब उसको खेलने के लिए नहीं दिया जाता है तो क्या करता है, वो ज़बरदस्ती खेलना चाहता है। इस कारण से क्या होता है, दोनों में फिर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर याद रखिएगा कि खोखा जो था लट्टू खेलने आता है और लट्टू की मांग करता है, तो उसको वर बराबरी का क्या करता है, व्यवहार करता है। मतलब उसको खेलने के लिए नहीं दिया जाता है ना। क्या बोलता है कि तुम मेरे बराबर का नहीं हो, तुम क्या हो, उच्च जाति का हो। इस तरह से उसके साथ व्यवहार करता है और उसको खेलने नहीं दिया जाता है। तो खोखा जो था ज़बरदस्ती टूट पड़ता है कि हमको खेलना ही है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिएगा कि कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। ठीक है, कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। तो याद रखिएगा, कवि की दृष्टि से आज के देवता खेत खलियान में काम करते हैं, यानी कि किसान की बात कर रहा है कि कवि की दृष्टि में जो आज के रियल जो देवता है, वास्तविक जो देवता है, वो हमारे मजदूर किसान हैं। ठीक है, काम करने वाले कौन है, मजदूर हैं। ये सड़कों पर मिट्टी को तोड़ते और खलियान में मिलेंगे, खेत और खलियान में मिलेंगे। क्योंकि उनको देवता का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हीं के वजह से क्या होता है, हमारे जितने भी भारतीय लोग हैं, जितने भी लोग हैं, क्या करते हैं, अपने है ना भोजन का भरण पोषण करते हैं। ठीक है, उन्हीं के वजह से वो भोजन कर पाते हैं और उनका क्या होता है। ठीक है, चलिए कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है, तो हमारे खेत खलियान में काम करने वाले मजदूर हैं। और ये किसी मंदिर में नहीं बल्कि कहाँ मिलेंगे, सड़कों पर मिट्टी को तोड़ते और खेत खलियानों में मिलेंगे, है ना। तो इस कारण से इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगले क्लास में बने रहने के लिए आगे देखिए हम आपको पढ़ाएंगे कि सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती। इस तरह से और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस सीरीज को आप अंत तक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए और अंत में बताइएगा कि आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। और आज की क्लास की तरह अगला क्लास भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।